नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ ईश्वर परमार। आई एम सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन गोवा मेडिकल कॉलेज। आज हम बात करेंगे चैप्टर 5 मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस वाले चैप्टर में टोटल 26 करेक्शन है, जिसमें से 20 करेक्शन थ्योरी के अंदर और 6 करेक्शन इसके डायग्राम में। तो आज सबसे पहले अपन बात करते हैं थ्योरी में करेक्शन। इस वाले चैप्टर में सबसे ज़्यादा करेक्शन है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है वैसे। ठीक है, तो सबसे पहला करेक्शन जो है यहाँ पे आ जाए पेज नंबर 90, हिंदी का पेज नंबर 90। इसमें आप देखो तो ये वाला करेक्शन तो नहीं है, लेकिन इसमें आप इंग्लिश का जो पॉइंट है वही याद रखो। हिंदी के एनसीईआरटी में लिखा है कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के आधार का निर्माण शर्करा व फॉस्फेट करते हैं। बात सही है, ठीक है, लेकिन इंग्लिश के एनसीईआरटी में यहाँ आधार की जगह क्या लिखा, बैकबोन। The backbone of polynucleotide chain is formed due to sugar and phosphate। क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो मेनली ज़्यादा चांस है कि वो यही देगा कि बैकबोन कौन बनाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की। ठीक है, आधार बहुत कम चांस है। ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता, लेकिन आप इसको इंग्लिश में ही याद रखो, क्योंकि आप इसको इंग्लिश में देख के ज़्यादा करेक्ट अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, ये हो गया 1 नंबर करेक्शन। फिर आता है 2 नंबर। 2 नंबर में देखो यहाँ पे ये तो करेक्शन है। इसमें देखो, इसमें क्या है कि हिंदी की एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जिसके फलस्वरूप सदैव यूरिन के साथ विपरीत दिशा में पिरिमिडीन आता है। यूरिन के विपरीत दिशा में इंग्लिश में देखो तो यहाँ लिखा हुआ है कि प्यूरिन। ठीक है, यूरिन नहीं है, यहाँ प्यूरिन आएगा। तो यूरिन को काट कर यहाँ पर प्यूरिन कर दी। ये हो गया अपना 2 नंबर करेक्शन। 2 नंबर के बाद फिर आगे आता है 3 नंबर करेक्शन। 3 नंबर यहाँ पे इसमें आप देखो तो 3 नंबर में क्या है कि इंग्लिश के एनसीईआरटी में एक लाइन ज़्यादा दे रखी है। इस वाली लाइन में देखो क्या लिखा हुआ है इंग्लिश में कि यूक्रोमेटिन इज सेड टू बी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन और वेदर हेट्रोक्रोमेटिन इज इनएक्टिव। मतलब जो यूक्रोमेटिन है ये ट्रांसक्रिप्शनली ज़्यादा एक्टिव क्रोमेटिन है, और जो हेट्रोक्रोमेटिन है वो इनएक्टिव है। ये वाली लाइन हिंदी के एनसीईआरटी में आप यहाँ पे लिख देना, पता नहीं थी। ठीक है, ये वाली लाइन ना हमें एक बार टीचर ने पढ़ाया था, तब उस टाइम बताई थी, और उसके बाद पेपर में भी आती थी, टेस्ट पेपर में। तो मेरे को लगता था कि ये वाली लाइन एक्स्ट्रा है या फिर मॉड्यूल में से वो एक्स्ट्रा दे रहे। जब मैं ये वाले करेक्शन ढूंढ रहा था इन सभी चैप्टर में, तब मेरे को दिखा कि ये वाली लाइन तो एनसीईआरटी के अंदर से ही, ये कोई एक्स्ट्रा लाइन नहीं है कि कहीं मॉड्यूल से उठा के दे रहे थे वो। ठीक है, तो आप इस वाली लाइन को यहाँ पे लिख देना, 3 नंबर करेक्शन। उसके बाद फिर आगे बात करते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में आप देखो तो यहाँ पे पेज नंबर 97। पेज नंबर 97 में तो इंग्लिश का भी ले आते हैं, इंग्लिश का पेज नंबर दूसरा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो तो हिंदी की एनसीईआरटी में पहले लाइन पढ़ो। हिंदी के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि यह क्रियाशील समूह है जिसमें आरएनए अस्थायी व आसानी से विखंडित हो जाता है। यहाँ तक इंग्लिश के एनसीईआरटी में इसके आगे और लिखा हुआ है कि आरएनए इज ऑल्सो नाउ नॉन टू बी कैटालिटिक हैंस रिएक्टिव। मतलब जो आरएनए अब जो है वो कैटालिटिक के रूप में जाना जा रहा है, या फिर ऐसा है। और इसके लिए इसी वजह से कैटालिटिक मतलब उत्प्रेरक है, इसलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये वाली लाइन जो है ये हिंदी की एनसीईआरटी में नहीं दे रखी, इसको आप यहाँ पे साइड में लिख देना। ठीक है, हो सकता है ये डायरेक्ट क्वेश्चन में ऑप्शन में पूछ ले कितने कौन से कथन सही है या फिर कितने कथन सही है, उसमें दे सकते हैं ये। ठीक है, तो ये हो गया 4 नंबर करेक्शन। 4 के बाद फिर आता आगे 5 नंबर। 5 नंबर में क्या दे रखा है यहाँ पे देखो, 5 नंबर में लिखा हुआ है कि हिंदी में पढ़ो पहले कि इस भारी डीएनए अणु को सामान्य डीएनए से सोडियम क्लोराइड के घनत्व प्रवणता में अपकेंद्रण करने से अलग कर सकते हैं। किसके? सोडियम क्लोराइड। इसी को आप इंग्लिश में पढ़ो तो यहाँ पे लिखा हो सीजियम क्लोराइड। ठीक है, ये गलती दे रखी है हिंदी में कि सोडियम क्लोराइड की जगह आप क्या लिख दो, सीजियम क्लोराइड। नीचे इसको सही दे रखा, अगले दूसरे वाले पैराग्राफ में देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है सीजियम क्लोराइड बट ऊपर वाले में क्या लिख रखा है, सोडियम क्लोराइड।
तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड की जगह सीजियम क्लोराइड करो। इसमें क्या हो सकता है कि यदि डायरेक्ट ऐसे आए कि 3-4 ऑप्शन दे दी, उसमें से ऊपर क्वेश्चन है कि इनमें से कितने कथन सत्य है, और उसमें एक ये कथन दे दिया कि इन भारी अणुओं को सेपरेट करने के लिए सोडियम क्लोराइड घनत्व प्रवणता से करते हैं। दूसरा ऑप्शन ये दिया कि सीजियम क्लोराइड से करते हैं। तो यदि हिंदी मीडियम में ये पढ़ रखा है कि अपन तो यही पढ़ के जाते हैं कि ठीक है, तो अपन वहाँ दोनों टिक करेंगे कि हाँ ये भी सही है, ये दोनों भी सही है, तो देखेंगे दोनों कथन सत्य। जबकि इसमें से खाली एक ही कथन सत्य है कि जो सीजियम क्लोराइड वाला है वही इसमें घनत्व प्रवणता केंद्र में यूज़ लेते हैं। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक अपना 5 नंबर करेक्शन। फिर आगे बात करते हैं 6 नंबर करेक्शन। 6 नंबर करेक्शन जो है यहाँ पे देखो, इसमें पेज नंबर 100 पे इसमें देखो तो हिंदी की एनसीईआरटी पहले पढ़ो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह प्रतिकृति द्विशाखा पर कुछ जटिलताएं पैदा करती है। फलस्वरूप जो 3' to 5' जिसकी ध्रुवता होती है वो लड़ी पर प्रतिकृति सतत होता है, मतलब कंटिन्यूस, और जबकि जो दूसरी होती है इसमें भी वही दे रखा है 3:2'। जो कंटिन्यूस है उसमें भी 3:5', और इसमें जो दूसरी वाली भी इन्होंने सेम दे रखा है। इंग्लिश के एनसीईआरटी में पढ़ो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो 5 to 3' होती है उसमें डिसकंटिन्यू होती है। तो यहाँ पर ये करेक्शन कर देना 6 नंबर। 6 के बाद फिर आता है 7 नंबर। 7 नंबर में आप देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पेज नंबर देख लो 102 पे है। ठीक है, 7 नंबर करेक्शन जो है, हाँ यहाँ पर 7 नंबर में क्या है कि हिंदी के एनसीईआरटी में पहले पढ़ो। हिंदी के एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि जो संरचनात्मक जीन के 5' किनारे पर उन्नयक स्थित होता है। ठीक है, जो ये 5' है उन्नयक के आगे ब्रैकेट में लिख देना अपस्ट्रीम। इंग्लिश के एनसीईआरटी में लिखा हुआ अपस्ट्रीम। ठीक है, ऑप्शन में आ सकता है कहीं पे ऐसे। ठीक है, तो पहले से आप ध्यान रखना। 7 नंबर। उसके बाद 8 नंबर। 8 नंबर में आप देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है, हिंदी के एनसीईआरटी में लाइन पढ़ो कि यह डीएनए अनुक्रम है जिसका आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा रहता है और अनुलेखन इकाई में स्थित उन्नयक टेम्पलेट व कूट लेखन रज्जु का निर्माण करता है। इसके आगे इंग्लिश के एनसीईआरटी में एक और लाइन दे रखी है, वो पढ़ो तो लिखा हुआ है कि बाय स्विचिंग इट्स पोजीशन विथ टर्मिनेटर, प्रमोटर यदि टर्मिनेटर के साथ अपनी पोजीशन स्विच करता है तो द डेफिनेशन ऑफ कोडिंग एंड टेम्पलेट स्टैंड कोड बी रिवर्स। तो जो कोडिंग और टेम्पलेट प्लेट है वो आपस में रिवर्स्ड हो जाएगी, मतलब जो अभी कोडिंग है वो टेम्पलेट बन जाएगी और जो टेम्पलेट है वो कोडिंग प्लेट बन जाएगी। ये वाली लाइन जो है ये हिंदी के एनसीईआरटी में नहीं दे रखी। ये भी वही है, डायरेक्ट आ सकता है कि कौन सा कथन सत्य है तो उसमें से करके। तो 8 नंबर। इसके बाद फिर आगे बात करते हैं 9 नंबर। 9 नंबर में क्या दे रखा है कि यहाँ पे आरएनए का नाम गलत दे रखा है, जो ब्रैकेट में है कि दूध आरएनए। दूध आरएनए कौन सा होता है? mRNA। हिंदी के एनसीईआरटी में दे रखा है rRNA, तो यहाँ से काट कर mRNA करते हैं। इंग्लिश के एनसीईआरटी में वही लिखा हुआ है मैसेंजर आरएनए या फिर mRNA। फिर आगे बात करते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में क्या है कि हिंदी की एनसीईआरटी में आप पढ़ो तो लिखा हुआ है कि यह ट्राइफॉस्फेट को क्रियाधार के रूप में प्रयोग करता है। इंग्लिश के एनसीईआरटी में इसी को आप पढ़ोगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि इट इज़ यूजेस न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। हिंदी के एनसीईआरटी में खाली लिखा है ट्राइफॉस्फेट, इंग्लिश के एनसीईआरटी में लिखा है न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। तो आप ये वाला करेक्शन यहाँ पर कर देना। 10 नंबर हो गया। 10 नंबर के बाद फिर आता है 11 नंबर करेक्शन। 11 नंबर करेक्शन जो है हिंदी की एनसीईआरटी में ये रहा और इंग्लिश के एनसीईआरटी में यहाँ पर ये है। इसमें देखो तो हिंदी के एनसीईआरटी में यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रारंभन कारक और समापन कारक। इंग्लिश के एनसीईआरटी में इसके आगे इनके सिंबल दे रखे हैं कि जो इनिशिएशन फैक्टर है उसको कैसे लिखते हैं, ऐसे इसको बोलते हैं रो फैक्टर, और जो टर्मिनेटर फैक्टर है इसको बोलते हैं जो इनिशिएटर फैक्टर है इसको तो बोलते हैं सिग्मा फैक्टर, और जो टर्मिनेटर फैक्टर है इसको बोलते हैं रो फैक्टर। इनका सिंबल दे रखा है। ठीक है, इनके नाम हिंदी में डायग्राम के अंदर दे रखे हैं। यहाँ पे देखो सिग्मा फैक्टर और ये रहा रो फैक्टर, बट थ्योरी के अंदर नहीं दे रखे हैं। ठीक है,
थ्योरी के अंदर नहीं दे रखे तो आपको पता नहीं रहेगा कि ये जो यहाँ पे रो फैक्टर है ये है, मतलब सिग्मा फैक्टर है और रो फैक्टर है ये है क्या। तो आप यहाँ से ये ध्यान रखना कि जो सिग्मा फैक्टर ये प्रारंभन कारक है और रो फैक्टर जो है ये समापन कारक। ये हो गया 11 नंबर। फिर अपन बात करते हैं आगे 12 नंबर। 12 नंबर ये रहा, 12 नंबर कहाँ गया, चला ये रहा। हाँ, इसमें आप देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी के एनसीईआरटी में कि जो mRNA होता है, ठीक है, उसको पूरा संसाधित करके जो स्थानांतरण हेतु केंद्रक में स्थानांतरित हो जाता है। इसका स्थानांतरण कहाँ पर होता है, जो इसकी प्रोसेसिंग वगैरह होती है ये सब केंद्रक के अंदर होती। इसके बाद इसको फिर हिंदी के एनसीईआरटी में लिखा है कि स्थानांतरण हेतु केंद्रक में स्थानांतरित हो जाता है। केंद्रक के अंदर नहीं होता है, केंद्रक से बाहर हो जाता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में। तो इंग्लिश के एनसीईआरटी में यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि दैट इज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस फॉर ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के लिए कहाँ पर करेंगे इसको, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। तो यहाँ पर में की जगह आप करते के से, ठीक है, केंद्रक से स्थानांतरित हो जाता है। तो ये हो गया अपना 12 नंबर। 12 के बाद फिर आता है 13 ये रहा। 13 नंबर में आप देखो तो यहाँ पर जो ये आनुवांशिक कूट की जो प्रमुख विशेषताएं दे रखी है इसके अंदर पहली बात तो ये कि ये वाला जो पॉइंट है वो हिंदी की एनसीईआरटी में दे रखा है, इंग्लिश की एनसीईआरटी में नहीं है। अपने टीचर से एक बार पूछ ले, ठीक है, आपके पास टाइम हो तो, कि एक प्रकूट केवल एक अमीनो अम्ल का कूट लेखन करता है और इसके कारण ये से असंदिग्ध व विशिष्ट होता है। ये वाली लाइन यहाँ पे नहीं दे रखी, ठीक है, इंग्लिश के एनसीईआरटी में नहीं दे रखी। और एक पॉइंट है जो कि इंग्लिश के एनसीईआरटी में दे रखा है, ये वाला कि जो UAA, UAG और UGA स्टेप जो है ये टर्मिनेटर कोडॉन होते हैं, जो कि हिंदी के एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। यहाँ पर एक ट्रिक बताऊँ इसकी, टर्मिनेटर कोडॉन की। इसमें मैंने तो नहीं बनाई, मेरे दोस्त ने मेरे को बताई थी, ऐसे अच्छी फनी सी लगती। जैसे देखो पहला UAA, इसको उसने बोला कि उल्लू आया आया, UAG उल्लू आया गया, UGA उल्लू गया आया। ऐसे याद तो रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं, लेकिन सुनने में अच्छी लगती, मज़ा आता है इसे सुनने में। उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया, उल्लू उल्लू, ठीक है। ये हो गया अपना 13 नंबर करेक्शन। 13 के बाद फिर आता है 14। 13 के बाद 14 आता है, ठीक है। ये रहा, कहाँ गया ये। हाँ, इसमें देखो तो हिंदी के एनसीईआरटी में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो बीटा गैलेक्टोसिडेज है, कहाँ गया, हाँ, बीटा गैलेक्टोसिडेज डाइसेकेटाइड लैक्टोज का जल अपघटन कर गैलेक्टोज व ग्लूकोज का निर्माण करता है। क्या लिखा है, डाइगैलेक्टोटाइड नहीं, ये डाइसेकेटाइड लिखा है, डाइसेकेटाइड नहीं, डाइसेकेराइड है। इसको आप इंग्लिश के एनसीईआरटी में देखो R लिखा हुआ है यहाँ, डाइसेकेराइड आएगा। तो आप ये 14 नंबर कर देना। एक ऐसा ही आगे करेक्शन तो मतलब गलत लिख रखा है यहाँ पे, नीचे देखो जो लेकोपेरा ना, इसमें नीचे इस वाले पैराग्राफ में डाइसेकेटाइड लिखा वापस, ये डाइसेकेटाइड नहीं डाइसेकेराइड है। इंग्लिश के एनसीईआरटी में आप फिर इसको कर सकते हो चेक, ठीक है, डाइसेकेराइड आएगा। फिर ये वाला करेक्शन आपको ऐसा लग रहा होगा कि छोटा सा है कि सुनने में, लेकिन यदि ऑप्शन में ऐसा आता, आपने मान लो यहाँ से ये याद करके गए कि डाइसेकेटाइड, ठीक है, वैसे डाइसेकेटाइड कुछ होता तो नहीं है, लेकिन मान लो कि ऐसा ही दिमाग में रहा डाइसेकेटाइड और ऑप्शन में वहाँ दिखा आपको डाइसेकेराइड, फिर आप सोचोगे यार नहीं ये तो वो था। ये हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकती है, उसमें कुछ नहीं ऐसा। तो ये हो गया 15 नंबर। 15 नंबर के बाद फिर आता है 16 नंबर, 16 नहीं 16। हाँ, 16 नंबर में आप देखो तो यहाँ पे इंग्लिश के एनसीईआरटी में एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा हुआ है कि
ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर सच एज इंडस्ट्रीज। ये वाला पॉइंट इंग्लिश हिंदी की एनसीईआरटी में नहीं है, तो आप यहाँ पे लिख दें इस वाले पॉइंट के बाद, ठीक है। ये हो गया 16 नंबर। 16 नंबर के बाद आता है 17 नंबर। 17 नंबर कहाँ गया, ये रहा। इंग्लिश के एनसीईआरटी में भी ले आते हैं 1770। हाँ, इसमें आप देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिंदी की एनसीईआरटी में पहले पढ़ेंगे तो ये मानव के 24 गुणसूत्र में अंतिम था। कौन सा, जो गुणसूत्र एक था ये वाला, ठीक है। फिर लिखा है कि 22-3, पता नहीं कौन सी कोडिंग में लिखा है, 22-3 लिंग गुणसूत्र और एक्स तथा वाई के अनुक्रमण की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो आप इसको इंग्लिश के एनसीईआरटी में पढ़ो, उसमें अच्छे से लिखा हुआ है कि दिस वाज द लास्ट ऑफ द 24 ह्यूमन क्रोमोसोम्स, ठीक है। जो क्रोमोसोम 1 था उसके बारे में, उसके बाद जो 22 ऑटोक्रोमोसोम्स एंड एक्स एंड वाई टू बी सीक्वेंस्ड हुए, ठीक है। तो इंग्लिश के एनसीईआरटी में अच्छे से दे रखा है, आप यहीं से करेक्शन कर देना। करेक्शन मतलब ये सब चीज़ें आपको पता है कि 22 ऑटोक्रोमोसोम्स होते हैं और एक्स और वाई जो रहता है ये सेक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। तो इसमें ये हो गया, ठीक है, 17 नंबर। इसके बाद फिर आता है 18 नंबर क्रोमोसोम। 18 नंबर जो है वो यहाँ पे देखो जो डिस्ट्रोफिन जीन है इसमें लिखा हुआ है कि टोटल 2.4 करोड़ क्षार मिलकर बनते हैं। इसी को आप यहाँ पे देखो तो लिखा हुआ 2.4 मिलियन। 2.4 मिलियन का मतलब क्या हुआ, 24 लाख या तो, ठीक है, 24 लाख, या फिर आता है कि 0.24 करोड़, ठीक है, ये आता, ये इनका कन्वर्जन रहता है, ठीक है। तो इंग्लिश हिंदी की एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिख दिया 2.4 मिलियन को हटा के करोड़ लिख दिया है। तो आप एक काम करते हैं, ये सब जो डाटा वगैरह है ना, आप इसको मिलियन जो इंग्लिश के एनसीईआरटी में दे रखा है ना वैसे ही याद रखो, क्योंकि ऑप्शन में डायरेक्ट आपको वैसे ही देखने को मिलेगा। तो 2.4 मिलियन याद रखो, ऐसा कन्वर्ट करके कि 0.24 करोड़, तो आपको ऑप्शन में ऐसा बहुत रेयर चांस है कि ऐसा कभी मिले आपको, देख यही मिलेगा 2.4 मिलियन, ठीक है, श्योर है। ये हो गया 18 नंबर। 18 नंबर के बाद फिर आता है 19 नंबर। वही गड़बड़ी कर रखी है यहाँ पे कि 1.4 मिलियन है, इसको वापस लिख दिया 1.4 करोड़। तो इसकी जगह आप क्या करोगे, 1.4 मिलियन ही याद रखो, करोड़ में चेंज नहीं करना, आप वही याद रखो, वही आएगा, ठीक है। 19 नंबर हो गया। इसके बाद आएगा 20 नंबर। 20 नंबर में क्या है, यहाँ पे देख लो। वीडियो वैसे काफ़ी लंबी बन रही है बट करेक्शन भी तो इसमें ज़्यादा है, थोड़े से चैप्टर भी बड़ा है, इम्पोर्टेंट भी है, छोड़ भी नहीं सकते, क्या करें, ठीक है। तो इसमें देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 खंडों की लंबाई पुनरावर्ती इकाइयों के आधार पर अनुषंगी, लघु अनुषंगी आदि में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। कौन से, इस जो सैटेलाइट डीएनए है इसको। तो इसमें देखो तो इंग्लिश के एनसीईआरटी में एक और लिखा हुआ है कि जो ये बेस कंपोजिशन है, मतलब जो 4 घटकों हैं, इसके आगे कोष्टक में और लिखा हुआ है कि वो 80 रिच है या फिर GC रिच है। ये वाला जो ब्रैकेट में लिखा है इसको आप हिंदी की एनसीईआरटी में यहाँ पे लिख देना। तो यहाँ तक फाइनली अपने थ्योरी में 20 करेक्शन जो थे वो अपन ने डिस्कस कर ली। इसके बाद अपन बात करेंगे डायग्राम के करेक्शन। डायग्राम के अंदर कितने करेक्शन थे, इसमें 6 करेक्शन थे। तो सबसे पहला करेक्शन कहाँ पे है, डायग्राम इस वाले में नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो कौन से में है भाई, ये रहा। जो हर्षे और चेस का प्रयोग था इस वाले में ले लो आप, हर्षे और चेस, ये रहा, चला गया, भाग रहा है, ये रहा, ठीक है। इसमें आप देखो तो सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है, 35S, कैसे लिखा हुआ वो देखो, ठीक है। 35 को बड़ा लिख रखा है, S को छोटा कर रखा है, ठीक है। जबकि आप इंग्लिश के एनसीईआरटी में देखो तो इसका सिंबल S है, S35, S मतलब सल्फर, 35 मतलब इसका मतलब जो मोलिकुलर वेट दे रखा है वो, ठीक है। हिंदी के एनसीईआरटी में मोलिकुलर वेट को पहले लिख रखा है और वो भी बड़े बड़े, ठीक, मतलब पहले नहीं, बड़े बड़े ऐसे,
लिखने का सिंबल जो है पेपर में आपको यही मिलने वाला है, जैसा जो इंग्लिश में लिखा है वो। तो अल्टीमेटली वो याद रखें आप, ताकि आपको आसानी रहेगी उस टाइम। और फिर वापस यहाँ पे भी देख लो, वही फॉस्फोरस में भी वही कर रखा है, 32 को बड़ा छोटा, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया अपना 1 नंबर करेक्शन इस वाले में। उसके बाद 2 नंबर डायग्राम के अंदर 2 नंबर करेक्शन में क्या है, हाँ आप हिंदी के एनसीईआरटी में यहाँ पे पढ़ो तो लिखा हुआ है कि जो विकिरण 30, फिर वही लिखा हुआ है, इसको भी आप सही कर देना, ठीक है। 35S का पता लगा। अब ये पता कहाँ पे लगा, ये इंग्लिश के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये जो पता है वो सुपरनेटेंट में, मतलब जो ऊपर की तरफ तैरते हैं उनमें पता लगा कि S35 मिला। तो आप यहाँ पे लिख देना कि सुपरनेटेंट। ऐसा ही यहाँ पे भी विकिरण का पता नहीं लगा। पता कहाँ पे नहीं लगा, वो है सुपरनेंट में पता नहीं लगा इनको, ठीक है। तो ये हो गया 2 नंबर करेक्शन। 2 नंबर के बाद फिर डायग्राम में 3 नंबर करेक्शन। डायग्राम अगला डायग्राम ढूंढो, जल्दी ढूंढो, ये रहा। हाँ ये, इसमें देखो हिंदी के एनसीईआरटी में ये वाला डायग्राम दे रखा है। इसमें यही लिखा हुआ है टेम्पलेट डीएनए और ब्रैकेट में है रज्जु। इसी को इंग्लिश के एनसीईआरटी में लिखा है टेम्पलेट डीएनए। कौन सा है, पेरेंटल स्टैंड्स। कौन से, जो ये टेम्पलेट डीएनए ये कौन से की है, पेरेंटल स्टैंड्स की है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिख देना। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ऐसा हो सकता, मतलब ये आएगा पेरेंटल स्टैंड्स वगैरह ऐसा लिखा हुआ है, या फिर पूछ ले कि ये क्या है, पेरेंटल स्टैंड्स है। तो एक बार पहले से पढ़ रखा होता है तो क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। ऐसा नहीं कि हर बार गलत होगा। हो सकता है कि आप कॉमन सेंस लगा के, आप पीछे वाले कॉन्सेप्ट लगा के सही कर सकते। वीडियो कहाँ गया, 3 नंबर हो गया। उसके बाद 4 नंबर, ये रहा 4 नंबर करेक्शन जो है, ये रहा 4 नंबर। 4 नंबर में आप देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिंदी के एनसीईआरटी में खाली RNA ही लिखा हुआ है। चल जा पेन, चल गई RNA, ठीक है। इंग्लिश के एनसीईआरटी में RNA स्प्लाइसिंग लिखा होता है। इसको यहाँ नाम कंप्लीट करते हैं। ये हो गया 4 नंबर। 4 नंबर के बाद फिर आगे आता है 5 नंबर। 5 नंबर सेकंड लास्ट है 5 नंबर। ये डायग्राम जल्दी से आ जाए। इसमें आप देखो तो इस वाले डायग्राम में क्या कर रखा है कि ये वाला जो दे रखा है TAA लिखा हुआ है, ठीक है। इसी की जगह आप देखो इंग्लिश के एनसीईआरटी में UAA। ये डायरेक्ट ऐसे ही आ सकता है, ऐसा का ऐसा डायग्राम आ गया, उसमें से मान लो यहाँ पर हटा दिया और यहाँ पर लिख दिया X। फिर आगे ऑप्शन में आया कि ऑप्शन में कि ये व्हाट इज़ द X क्या है। इसमें हिंदी में TTA टाटा कर रहा है, यहाँ पे उल्लू आया, नहीं इसमें उल्लू नहीं आया। यहाँ पर मतलब UAA ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये 5 नंबर हो गया। फिर 6 नंबर इस वाले में, हाँ 6 नंबर में इसमें देखो तो हिंदी के एनसीईआरटी में इसका कुछ भी यहाँ पे नहीं दे रखा है, ठीक है। इसके नीचे ना इंग्लिश के एनसीईआरटी में इसको दे रखा है कि ये जो प्रोडक्ट दिख रहा है आपको, ये वाला क्या है, रिप्रेसर। तो आप यहाँ पर इसको रिप्रेसर लिख देना। तो यहाँ तक फाइनली अपने इस वाले चैप्टर में सारे करेक्शन हो गए कंप्लीट। कितने थे, थ्योरी के अंदर जो थे वो 20 थे, और डायग्राम के अंदर अपने कितने थे, 6। टोटल 26 करेक्शन अपन ने डिस्कस कर ली, ठीक है। तो आपको यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। ये वाली वीडियो काफ़ी लंबी बन गई, 24 मिनट हो गए, उससे भी ज़्यादा हो गए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।